आज हम आधुनिक भारत के इतिहास के संदर्भ में आक्रांता मुगल साम्राज्य का पतन और नए स्वायत्त राज्यों का उदय से संबंधित नवीन स्वायत्त राज्यों के उदय के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जो कि मुगलों के पतन के बाद शुरू हुआ। मराठवाड़ा मराठा शक्ति का उत्कर्ष या मराठा शक्ति या महाराष्ट्र, जहाँ पर हम शिवाजी एवं पेशवाओं का जिक्र करेंगे, जिन्होंने मुगलों को बहुत अच्छी तरह से हर हर निर्णायक युद्ध में धूल चटाई। उसके बाद हम सिख सिख या पंजाब राज्य के राजा रणजीत सिंह के बारे में जिक्र करेंगे, जिन्होंने पंजाब के लिए बहुत ही अच्छा कार्य किया। तीसरा, बंगाल राज्य के बारे में हम जिक्र करेंगे, जहाँ पर प्लासी का युद्ध या बक्सर का युद्ध हुआ, जो कि बहुत ही निर्णायक साबित हुआ था। तथा उसके बाद हम मैसूर राज्य के बारे में जिक्र करेंगे, जहाँ के हैदर अली और टीपू सुल्तान के बारे में जिक्र करेंगे। अन्य राज्य हैदराबाद, अवध, कर्नाटका इत्यादि है। और यहाँ ये भी बात जानना आवश्यक है कि ये जितने भी राज्य है, आज के वर्तमान संदर्भ में इनका अस्तित्व राज्य के रूप में कहीं न कहीं बना हुआ है। अब हम मराठा शक्ति का उत्कर्ष या महाराष्ट्र के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मराठा शक्ति का तात्पर्य होता है मराठा शक्ति के उदय का आधार महाराष्ट्र के संपूर्ण निवासी थे, जिन्होंने जाति, धर्म, भाषा, साहित्य और निवास स्थान की एकता के आधार पर राष्ट्रीय भावना को जन्म दिया है। यहाँ पर हम अब शिवाजी के जीवन काल से लेकर उनके अंतिम काल तक का जिक्र करेंगे। शिवाजी का जन्म 10 अप्रैल 1627 ईस्वी को हुआ था। उनका जन्म स्थान पूना के उत्तर में जुन्नर नगर के समीप शिवनेर के दुर्ग में हुआ था, तथा उन्होंने 20 वर्ष की आयु में ही अपना विजय अभियान शुरू कर दिया था। तथा उन्होंने दक्षिण में मुगलों की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के उद्देश्य से शिवाजी ने मुगलों के दक्षिण पश्चिम भाग पर आक्रमण किया था। यहाँ एक बात अब जाननी आवश्यक है कि शिवाजी और अफजल खान के बीच में उनके एक दूत के द्वारा जो मैसेज भेजा गया, वो वहाँ पर दूत के द्वारा जो मैसेज भेजा गया है, वहाँ अफजल खान ने शिवाजी से मिलने की पेशकश की, जहाँ पर शिवाजी पूरी तैयारी के साथ अपने 2 अंगरक्षकों जीवमोहन और शंभोजी कावजी को लेकर अफजल खान से मिलने गए। अफजल खान सशस्त्र अपने 2 अंगरक्षकों के साथ आया और उसने एक का नाम सैयद बांधा था। शिवाजी अफजल खां की मुलाकात प्रतापगढ़ के दक्षिण में स्थित पार नामक स्थान पर हुई, जहां पर शिवाजी ने 2 नवंबर 1959 ईस्वी को उसकी हत्या कर दी। अफजल खां की मृत्यु के पश्चात शिवाजी ने कांकण और कोल्हापुर के प्रदेशों पर आक्रमण किया तथा पन्हाला और आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया।
शिवाजी की मुगलों से द्वितीय मुठभेड़ 1660 ईस्वी में मुगल शासक औरंगजेब के ने शिवाजी को समाप्त करने के लिए शाइस्ता खां को दक्षिण का गवर्नर नियुक्त किया। शाइस्ता खान ने बीजापुर राज्य से मिलकर शिवाजी को समाप्त करने की योजना बनाई। 2 वर्ष के युद्ध में शाइस्ता खान ने शिवाजी को कई किलों पर अधिकार कर लिया। यहाँ एक बात और है कि वो जहाँ पर एक तरफ आक्रमण करता वहीं दूसरी तरफ शिवाजी भागते हुए आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे और आक्रमण करते जाते, जैसा कि 1664 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत पर आक्रमण किया है। ये सूरत की आक्रमण कहीं अधिक श्रेयस्कर साबित हुई, क्योंकि उनके साधनों समाप्ति में वृद्धि हुई। अब यहाँ शिवाजी के हम ज़्यादा बारे में ना बात करते हैं, उनके शासन प्रणाली के बारे में जिक्र करेंगे, जिसमें राजा तथा छत्रपति का उपाधि लिए हुए शिवाजी तथा अपने अष्टप्रधान के द्वारा नेतृत्व का संचालन करते थे। इसमें पहला पेशवा अथवा मुख्य प्रधान, जिनको आज के समय में प्रधानमंत्री या उस समय के लिए प्रधानमंत्री होते थे, उनका कार्य संपूर्ण राज्य में शासन की देखभाल करना होता था तथा राजा के सभी आदेशों और पत्रों पर राजा की मुहर के नीचे उसकी मुहर लगती थी। मजूमदार अथवा आमत्य यह वित्त एवं राजस्व मंत्री था। इनका कार्य राज्य की आय और व्यय की देखभाल करना तथा राज्य को उसके अवगत कराना था। तीसरा मंत्री थे, जो इनकी वर्तमान स्थिति गृह मंत्री की भांति होती थी। इनका कार्य राजा के दैनिक कार्यों को लिपिबद्ध करना तथा दरबार में प्रतिदिन की कार्रवाइयों का विवरण रखना या देखना होता था। तथा चौथा होते थे सचिव, जो कि राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखना एवं परगनों की आय व्यय का देखभाल करना होता था। पांचवा सुमंत होते थे, जो कि राज्य का विदेश मंत्री थे। तथा यहाँ पर एक और बात है, जो कि छठे में सेनापति होते थे, जो यह प्रमुख सेनानायक होते थे। उनका कार्य सेना की भर्ती, संगठन तथा आदि की व्यवस्था करना होता था। सातवें में पंडित राव होते थे। इनका काम यह धर्म मंत्री के पद पर होते थे तथा इनका कार्य राजा के तरफ से विद्वान ब्राह्मणों को दान देना होता था। आठवें में न्यायाधीश होते थे, जो मुख्य न्यायाधीश के तौर पे काम करते थे तथा वे समस्त दीवानी तथा फौजदारी के मामलों का निपटारा करते थे। यहीं पे और देखे तो उनका एक प्रांतीय शासन भी लागू था। शिवाजी ने अपने राज्य को 4 प्रांतों में बांटा था। प्रत्येक प्रांत राज प्रतिनिधि वायसराय के अधीन होता था। प्रांत सूबों के परगनों और तालुकों में विभाजित किया गया था। पुनः परगनों की तरफ और फौजों में विभक्त किया गया था। स्वराज्य प्रदेश सीधे शिवाजी के अधीन था। जागीर देने की प्रथा समाप्त कर दी गई तथा अधिकारियों को नगद वेतन दिया जाने लगा। इसी तरह सेना भी थी, जिसका हमने जिक्र पहले किया है। उनका प्रशासन भी बहुत सुदृढ़ था तथा शिवाजी
की एक नौसेना भी थी जि, जिस जिसका उन्होंने कुलाबा में नौसेना का निर्माण किया था। यह जल बेड़ा दो भागों में विभक्त था। इसमें एक दरिया सरंग तथा दूसरा माई माई नायक के अधीन था। इनके ही कार्यकाल में इनके पुत्र जो संभाजी थे वो इनके सबसे बड़े पुत्र थे। शिवाजी के मृत्यु के पश्चात नवगठित मराठा साम्राज्य में आंतरिक फूट पाई गई। संभाजी आरंभ से ही अभिमानी, क्रोधी एवं भोगविलासी थे। एक भारतीय ब्राह्मण कवि कलश संभाजी के प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी था। 1681 ईस्वी में संभाजी ने औरंगजेब के विद्रोह पुत्र अकबर को शरण दिया। फलस्वरूप उसे औरंगजेब के आक्रमण का सामना करना पड़ा। 11 मार्च 1689 ईस्वी में औरंगजेब संभाजी की हत्या कर दी, उसकी राजधानी रायगढ़ पर कब्जा कर लिया तथा उसके पुत्र साहू और पत्नी येसुबाई को गिरफ्तार कर रायगढ़ के किले में कैद करा दिया। संभाजी के मृत्यु के बाद मराठा मंत्रिपरिषद ने उसके सौतेले भाई राजा राम को गद्दी पर बैठाया। राजा राम अपने आप को साहू का प्रतिनिधि मानता था। फरवरी 1689 ईस्वी में रायगढ़ ने राजा राम का राज्याभिषेक किया गया। यहाँ हम देखते हैं कि राजा राम और ताराबाई, जो कि राजा राम की विधवा थी, ये दोनों ने कुछ हद तक राज्य शासन किया, लेकिन इनका कोई वर्चस्व देखने को नहीं मिलता। लेकिन यहाँ हम आगे देखेंगे कि जो पेशवा की उपाधि शिवाजी द्वारा दी गई थी, वहाँ पर अब मराठा शक्ति में एक नव उदय का समय आ चुका था और पेशवा की उपाधियों जो ले रखे थे, अब उनका राज्य शासन बढ़ने की ओर अग्रसर था। जो कि पहला नाम आता है बालाजी विश्वनाथ, जिन्होंने 1713 ईस्वी से 1720 ईस्वी में उन्हें मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। बालाजी 1699 से 1708 तक धनाजी यादव की सेवा में रहे तथा 1708 में साहू जी की सेवा में चले गए। साहू जी ने इनकी सेना का व्यवस्थापक का पद प्रदान किया। यही यहाँ पर ये थोड़े बहुत संधियों के द्वारा यहाँ पर एक ही बात का जिक्र होता है कि ये केवल ऐसा पहला अवसर था जब ये मराठे दिल्ली गए। ये पेशवा मराठे दिल्ली गए। 1720 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो गई। अब हम बात करेंगे बाजीराव प्रथम, जो कि ये बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे और साहू जी ने पुत्र बाजीराव प्रथम को पेशवा नियुक्त किया, जो कि बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। इस प्रकार बालाजी विश्वनाथ के परिवार में पेशवा पद वंशानुगत हो गया है। बालाजी प्रथम ने मुगल साम्राज्य के प्रति अपनी नीति की घोषणा करते हुए कहा कि हमें इस जंजा वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगी। बाजीराव प्रथम ने हिंदू पद
पदशाही के आदर्श का प्रचार किया। 1724 ईस्वी में मराठों की निजामुल-मुल्क ने दक्कन के मुगल सूबेदार वारिस खान को परास्त कर दक्कन में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। 1738 ईस्वी में बाजीराव प्रथम ने भोपाल के निकट निजाम को घेर लिया और निजाम की दुर्रई सराय की संधि के लिए विवश होना पड़ा। इस संधि द्वारा निजाम ने मराठों को मलय प्रदेश तथा चंबल में से नर्मदा नदी तक का क्षेत्र सौंप दिया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1739 ईस्वी में बाजी प्रथम पुर्तगालियों से सालिकट व वैक्सीन भी छीन लिया। बाजीराव की महत्ता बढ़ते जा रही है तथा बाजीराव 1732 ईस्वी में ने एक इकरारनामा तैयार किया जिसमें सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले आदि के हिस्सों की व्याख्या की गई। इस समझौते के फलस्वरूप मालवा में 4 मराठा रियासतों की स्थापना हुई। द्वितीय बालाजी बाजीराम, जो कि पेशवा बाजीराम प्रथम के मृत्यु के बाद उनके पुत्र बालाजी बाजीराव बने। बालाजी बाजीराव नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध थे। वे अपने पिता के समान योग्य सैनिक और सेनापति नहीं थे। 1749 ईस्वी में मराठा छत्रपति साहू का निधन हो गया। मृत्यु के पूर्व उन्होंने ताराबाई के पौत्र राजाराम द्वितीय को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। 1750 ईस्वी में राजाराम द्वितीय का छत्रपति के रूप में राज अभिषेक हुआ। 1750 में राजाराम द्वितीय ने पेशवा बालाजी बाजीराव के बीच संगोला की संधि। इस संधि के द्वारा राज्य के संपूर्ण अधिकार पेशवा के पास चला गया और छत्रपति नाम मात्र शासक रह गए। 1752 ईस्वी में मलकी की संधि द्वारा निजाम ने बाराड़ का आधा भाग मराठों को दे दिया। 1760 ईस्वी में मराठों ने उदगीर में युद्ध में निजाम को परास्त किया। फलस्वरूप निजाम ने अहमदनगर, दौलताबाद, बीजापुर, बुरहानपुर मराठों को सौंप दिया। 1752 ईस्वी में पेशवा ने मुगल बादशाह से संधि की जिसके सर मुगल बादशाह के मराठों को संपूर्ण भारत में चौथ वसूल करने का अधिकार प्रदान किया। उसके बदले में मराठे यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि मुगल मराठों के अधीनता स्वीकार कर लिए थे तथा उसके आगे रघुनाथ राव के नेतृत्व में मराठे 1754 ईस्वी में दिल्ली पहुंचे तथा वजीर गाजिउद्दीन की सहायता करते हुए अहमद शाह को सिंहासन से हटाकर आलमगीर द्वितीय को बादशाह बनाया। 1757 ईस्वी में रघुनाथ राव के नेतृत्व में मराठों ने दिल्ली पर आक्रमण किया और अहमद शाह अब्दाली के प्रतिनिधि नजीबुद्दौला को मीर बख्शी पद से हटा दिया तथा अहमद शाह बंगश को मीर बख्शी पद पर नियुक्त किया। 1758 ईस्वी में रघुनाथ राव ने पंजाब पर अधिकार कर अहमद शाह अब्दाली के पुत्र राजकुमार तैमूर को पंजाब से निकाल दिया। लेकिन यहाँ पर पानीपत का तृतीय युद्ध का जिक्र होता है जहाँ पर बालाजी बाजीराव के समय की प्रमुख घटना यह मराठों और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ जिसमें मराठों की पराजय हुई। इस युद्ध में पेशवा बालाजी बाजीराव ने अपने नाबालिग बेटे विश्वेश्वराय के नेतृत्व में सेना अहमद शाह अब्दाली से मुकाबला करने के लिए भेजी, किंतु इस युद्ध में मराठों के वास्तविक सेनापति सदाशिव राव भाऊ थे। इस युद्ध में वो मारे गए तथा इस युद्ध ने भारतीय इतिहास को एक नया मोड़ दिया था। मराठों को पराजय सिख राज्य के उदय में सहायक बनी।
पानीपत की पराजय के बाद 1761 ईस्वी में बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो गई। उसके बाद मराठा कमजोर होते चले गए एवं माधवराव 1761 से 1772 के ईस्वी में कार्यकाल में काम किए तथा माधव नारायण राव 1774 से 1795 ईस्वी तक काम किए। बाजीराव द्वितीय 1796 से 1888 ईस्वी। यहाँ देखने वाली बात है कि महाराष्ट्र राज्य का उदय इसी के आधार पर हुआ है। यहाँ पर 3-4 युद्ध की बात होती है जो आंग्ल मराठा संघर्ष जो कि अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा गया, जिसका जो कि 1775 से 1782 ईस्वी के बीच लड़ा गया, जहां पर रघुनाथ राव ने पेशवा बनने के उद्देश्य से 1775 ईस्वी में अंग्रेज बंबई काउंसिल से सूरत की संधि कर ली। इस संधि के फलस्वरूप प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। मई 1775 ईस्वी में अंग्रेजों और मराठा के बीच आरस का युद्ध हुआ जिसमें मराठे परास्त हुए। 1779 ईस्वी में मराठों और अंग्रेजों के बीच तालगांव का युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेज परास्त हुए और उन्हें बड़गांव की संधि करनी पड़ी। वहीं हम देखते हैं कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 ईस्वी तक चला। इसका एक प्रमुख कारण अंग्रेजों को फ्रांसीसी का भय था। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए मराठा सरदार से आपसी झगड़े करवाए। 1802 ईस्वी में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने वैसिन की संधि द्वारा अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार कर ली। मराठों ने इस संधि को राष्ट्रीय अपमान के रूप में माना। भोसले ने अंग्रेजों को चुनौती दी, किंतु 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने देवागांव की संधि करने के लिए भी विवश हुआ। 1803 ईस्वी में सिंधिया की सूर्यर्जन गांव की संधि द्वारा अंग्रेजों को गंगा एवं यमुना क्षेत्र देना पड़ा तथा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 ईस्वी के बीच लड़ा गया। इसमें भी देखा जाए तो इस युद्ध में यह युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के समय प्रारंभ हुआ। हेस्टिंग ने पिंडारियों को समाप्त करने के लिए अभियान किया, किंतु इस अभियान से मराठों के प्रभुत्व को चुनौती मिली, अतः दोनों दल युद्ध में खिंचाए। अंग्रेजों के सुव्यवस्थित अभियान के कारण मराठे अपमानजनक संधियां करने के बाद हुए और नागपुर के राजा ने 1816 ईस्वी में पेशवा ने जून 1870 ईस्वी में एक सिंधिया ने नवंबर 1817 में अंग्रेजों से संधियां की। पेशवा ने अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए फिरकी, कोरेगांव, अस्टी की लड़ाइयाँ लड़ी, किंतु यह सफल रहा। पेशवा बाजीराव द्वितीय का पुनः राज्य में विलय कर लिया गया। बाजीराव द्वितीय को 8 लाख रुपए पेंशन पर कानपुर के समीप बितूर में अपने अंतिम दिन बिताने की आज्ञा दी गई। अब यहाँ हम देखते हैं कि जो महाराष्ट्र का इतिहास है बहुत ही शानदार तरीके का रहा है और मराठवाड़ा में 2-3 नाम ही ऐसे आते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। छत्रपति शिवाजी और पेशवाओं में 1-2 नाम आते हैं। अब हम पंजाब राज्य के बारे में जिक्र करेंगे। पंजाब राज्य में राजा रणजीत सिंह
के बारे में जानना आवश्यक है। अब यहाँ देखना यह है कि सिख धर्म को गुरु नानक ने 15वीं शताब्दी में चलाया था। नानक जी का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी आधुनिक नानकाना साहिब पाकिस्तान में एक मेहता खत्री प्राचीन क्षत्रिय नामक परिवार में हुआ था। सिखों को एक लड़ाकू समुदाय के रूप में बदलने का काम गुरु हरगोविंद 1606 से 1645 ईस्वी में किया। यहाँ पर हम सिख गुरुओं के बारे में ज़्यादा जिक्र न करते हुए, जो कि 10 गुरु हुए हैं, उनके बारे में ज़्यादा जिक्र न करते हुए हम सीधे रणजीत सिंह के काल अवधि में चले आते हैं। राजा रणजीत सिंह का जन्म 2 नवंबर 1780 को हुआ। तथा उनके पिता की मृत्यु, जो कि महासिंह थे, 1792 में हुई। महासिंह की मृत्यु के बाद रणजीत सिंह की माता इनकी सारा सादकौर और दीवान लखपत राय के नेतृत्व में एक प्रतिशासन परिषद काउंसिल ऑफ रेजरी का गठन किया गया। परिषद ने 1792 से 1797 तक शासन कार्यों का संचालन किया। रणजीत सिंह की इस सेवा से प्रसन्न होकर जमान शाह ने राजा का पद तथा लाहौर का सूबेदार नियुक्त किया। और ये सेवा क्या थी कि 1798 में जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। इस तरह उनकी तोप में गिर गई। रणजीत ने उसे निकलवा कर वापस भिजवा दिया था। राजा रणजीत सिंह की अपनी राजनीतिक राजधानी लाहौर को बनाया। 1808 ईस्वी में रणजीत ने सतलज नदी पार कर अंबाला तथा मालेर कोटला को जीत लिया। यहाँ पर कई संधियों का जिक्र होता है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात कोहिनूर का आता है, जो कि 1809 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली के पुत्र शाह शुजा को मोहम्मद शाह ने अपदस्थ कर दिया, किंतु रणजीत सिंह की सहायता से शाहजहां ने पुनः गद्दी प्राप्त कर ली। गद्दी प्राप्त करने के बाद शाह शुजा ने रणजीत सिंह को वो प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो नादिर शाह ने भारत से लूटा था प्रदान किया। यहाँ एक बात और देखना है कि नादिर शाह जो कोहिनूर प्राप्त किया था वो करनाल के युद्ध में जो 24 फरवरी 1739 को हुआ था, वहां से कोहिनूर प्राप्त किया था। वो उसकी महत्वाकांक्षा उसके सहयोगी के अनुरूप ही थी। जब उसके सहयोगी ने कहा कि आपको दिल्ली जाना चाहिए, तो वो 20 मार्च 1739 को नादिर शाह दिल्ली में प्रवेश कर गया। वहां जहां नादिर शाह पहुंचा, वो दीवान ए खास के निकट महल में डेरा डाला, जहां शाहजहां रहा करता था। दिल्ली पहुंचने के कुछ ही पल बाद अफवाहें उड़ी कि नादिर शाह मर गए, जिसके कारण विद्रोह हो गया और कुछ उनके सैनिक मारे गए, जिस कारण क्रोध में आकर नादिर शाह ने कत्लेआम करने का
आदेश दिया तथा लगभग 30,000 लोगों का कत्ल कर दिया गया। नादिर शाह 2 महीने तक दिल्ली में रहा और लगातार लूटपाट करता रहा। उसने सादत खान से 20 करोड़ रुपए की मांगी, किंतु शर्त न पूरा करने के कारण अंत में इन्हें विष खाकर आत्महत्या करनी पड़ी। जब वह वापस आ रहा था तब प्रसिद्ध मुगल राज सिंहासन तख्त ए ताउस शाहजहां द्वारा निर्मित मुगल ताज में लगा विश्व का सबसे महंगा हीरा कोहिनूर तथा मोहम्मद शाह द्वारा तैयार करवाई गई हिंद संगीत की प्रसिद्ध चित्रित फारसी पांडुलिपि साथ ले गया। कोहिनूर हीरा गोलाकुंड की खानों से प्राप्त हुआ था। अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान के दौरान तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्रदेव ने इसे मलिक काफूर को दिया था। इसके बाद मुगलों के पास रहा। मुगलों से नादिर शाह ने ले लिया। बाद में अफगान शासक शाह शुजा को प्राप्त हुआ। शाह शुजा ने इसे पंजाब के शासक रणजीत सिंह को भेंट स्वरूप प्रदान किया। रणजीत सिंह से अंग्रेजों ने ले लिया। वर्तमान में यह इंग्लैंड के म्यूजियम में रखा हुआ है, जिस पर हमेशा न्यूज़ में आते रहते हैं और हमेशा विवाद बना रहता है। आज के संदर्भ में भी कोहिनूर मोस्ट फेमस है आभूषण है जो कि विश्व विख्यात है। यह पृथ्वी पे सबसे हार्डेस्ट सबसे कठोर वस्तु से बना हुआ है। और इसे मिड 19वीं शताब्दी में महाराजा रणजीत सिंह ने ब्रिटिश रूलर को दिया था। जिसे कंपनी लेकर अपने साथ चली गई। जिसे कहा जाता है कि लाहौर की संधि साइन करने के बाद कोहिनूर को क्वीन विक्टोरिया को दिया गया, जिसे कंपनी का एसेट माना जाता है। यह अब संप्रभुता का एक पावरफुल या कहे संप्रभुता का एक शक्तिशाली चिन्ह बन गया है और ये वहाँ के म्यूजियम में रखा हुआ है। अब हम देखते हैं बंगाल राज्य के युद्ध। बंगाल राज्य में सिराजुद्दौला रहा करते थे। यहाँ पर सिराजुद्दौला ही एक ऐसे शासक हुए जो कि बहुत ही महत्वाकांक्षी साबित हुए, जिन्होंने बैटल ऑफ प्लासी या प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में हुआ। प्लासी वर्तमान में नदिया जिले में गंगा नदी के किनारे स्थित है तथा यह युद्ध नवाब सिराजुद्दौला व अंग्रेजों के बीच हुआ। प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला को पराजय हुई और उनकी हत्या कर दी गई। इस युद्ध में अंग्रेज सेना का प्रमुख नेता रॉबर्ट क्लाइव रहा।
युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने मीर जाफर को नवाब बनाया तथा नवाब ने कंपनी को 24 परगने की जमींदारी प्रदान की। यहाँ पर देखते हैं हम कि मीर जाफर ने अंग्रेजों की बढ़ती हुई धन की मांग पूरा कर पाने के कारण अपने दामाद मीर कासिम के पक्ष में सिंहासन का पद त्याग कर दिया तथा मीर कासिम 1700 से 1763 ईस्वी में नवाब बनने पर कंपनी को वर्तमान मिर्जापुर और चटगांव की जमींदारी प्रदान की। मीर कासिम अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारियों में सबसे योग्य थे। उनसे अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर ली। मीर कासिम ने प्रशासन में भ्रष्टाचार को समाप्त करने और अपने आय बढ़ाने के लिए कठोर कदम उठाए। उसने सैनिकों को संख्या में वृद्धि की, उन्हें यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित किया तथा 1763 ईस्वी में मीर कासिम भी अंग्रेजों के बीच संघर्ष शुरू हो गया, जिसके चलते मीर कासिम को बर्खास्त कर दिया तथा पुनः मीर जाफर को 1763 से 65 ईस्वी को नवाब बनाया गया। लेकिन मीर कासिम ने युद्ध छेड़ दिया, फलस्वरूप बक्सर का युद्ध हुआ। हमने पिछले टॉपिक में जो बक्सर के युद्ध के बारे में जिक्र किया था, वहाँ पर हमने कुछ मिस्टेकें कर दी जिसे हम सुधारने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो मीर कासिम शाह आलम द्वितीय एवं बंगाल अवध के नवाब शुजाउद्दौला एक साथ मिलकर अंग्रेजी संयुक्त सेना जिसका नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहे थे के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना विजयी हुई। यहाँ देखने की बात है कि बक्सर का युद्ध प्लासी के युद्ध से अधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि प्लासी का युद्ध जहाँ षड्यंत्र का परिणाम था, वहीं बक्सर का युद्ध में अंग्रेजों ने भारत की 3 बड़ी शक्तियों को परास्त किया। बक्सर के युद्ध ने बंगाल, उड़ीसा, बिहार पर अंग्रेजों का प्रमुखता स्थापित कर दिया और अवध अंग्रेजों का कृपा पात्र बन गया। 1767 ईस्वी में मीर जाफर की मृत्यु हो गई। इसके पश्चात पुत्र नजमुद्दौला 1765-1766 ईस्वी बंगाल का नवाब बना। मई 1765 ईस्वी में क्लाइव बंगाल का दूसरी बार गवर्नर बनाया गया। उसने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला से अलग अलग इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी को की। इस संधि के अनुसार बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को प्राप्त हो गई। शाह आलम ने नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब स्वीकार किया। कंपनी ने मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए प्रतिवर्ष देने स्वीकार किए। अब हम देखते हैं कि बंगाल में दैद शासन प्रणाली की शुरुआत 1765 से 1772 ईस्वी के बीच हुई। यह प्रांतीय स्तर पर 2 प्रकार के अधिकारी होना शुरू कर दिए, सूबेदार तथा दीवान। सूबेदार, जिसे निजामुल भी कहा जाता था, का कार्य सैनिक, प्रतिरक्षा, पुलिस और न्याय प्रशासन से जुड़ा था। दैद शासन का जनक लियो कार्टिज को माना जाता है। दैद शासन दोहरी शासन व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी ने प्रशासन, राजस्व वसूली तथा दीवानी न्याय अपने पास रखे तथा आंतरिक शक्ति व्यवस्था, फौजदारी न्याय तथा अन्य प्रशासनिक दायित्व नवाब पर छोड़ दिया। दैद शासन की शुरुआत 1765 ईस्वी में क्लाइव ने की थी तथा वारेन हेस्टिंग ने 1772 ईस्वी में इसे समाप्त कर दिया। अब हम जिसका जिक्र करेंगे वो है मैसूर राज्य, जहाँ हैदर अली और टीपू सुल्तान का जिक्र होता है।
क्योंकि दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यहाँ पर हम टीपू सुल्तान और हैदर अली के बारे में जिक्र करेंगे। हैदर अली का जन्म दक्षिणी मैसूर में 1721 में हुआ था। हैदर अली एक साधारण सैनिक के रूप में मैसूर राज्य की सेना में भर्ती हुआ था। हैदर अली ने जब अपना सैनिक जीवन आरंभ किया उस समय मैसूर का नाममात्र का राजा कृष्णराज द्वितीय थे। हैदर अली के सत्ता ग्रहण करने के बाद मैसूर राज्य की अनेक सामंत राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर रहे थे। हैदर अली ने इस विद्रोह को शांत किया तथा बिदनूर, सुदी, सुंधा, सेंटूर, कन्नारा और मालाबार तट पर कब्जा किया। बल्लारपुर, रायदुर्ग, चित्तलदुर्ग आदि के सरदारों को अपने आधिपत्य स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। अब यहाँ अंग्रेजों से लड़ाई शुरू हो गई। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है जो कि 1767 से 59 के बीच लड़ी गई। प्रथम इस युद्ध में अंग्रेजों की आक्रामक नीति के कारण 1767 ईस्वी में जनरल जोसेफ स्मिथ के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने हैदर अली तथा निजाम की संयुक्त सेना को चंगनाघाट और त्रिचिन्नापल्ली के युद्ध में परास्त किया। इस पराजय के बाद निजाम हैदर अली का साथ छोड़कर अंग्रेजों से जा मिला। हैदर अली पुनः अकेला पड़ गया। अंग्रेजों ने मार्च 1768 में मंगलौर के दुर्ग पर अधिकार कर लिया, किंतु हैदर अली ने शीघ्र ही उस पर पुनः नियंत्रण स्थापित कर लिया। इस विजय के बाद हैदर अली की सैनिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई और उसने अंग्रेज से लड़ने का निश्चय किया। 1768 के अंत तक हैदर अली ने विभिन्न स्थानों पर पुनः नियंत्रण स्थापित कर लिया। तथा 1769 में हैदर अली तथा अंग्रेजों की मद्रास की संधि हुई, जिसके अंतर्गत दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र वापस कर दिए। इस संधि के साथ प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के फलस्वरूप फ्रांस और इंग्लैंड में युद्ध छिड़ गया। वारेन हेस्टिंग ने भारत के समस्त फ्रांसीसी बस्तियों को अपने अधीन करने का निश्चय किया। इसी निश्चय के अंतर्गत अंग्रेजों ने हैदर अली को अधिकार वाली एक छोटी सी फ्रांसीसी बस्ती माही पर अधिकार कर लिया, जो द्वितीय युद्ध का मुख्य कारण बना। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल 1772 से 85 में हुआ था। जुलाई 1780 में हैदर अली कर्नाटक पर आक्रमण किया तथा 10 सितंबर 1780 को अर्नी के स्थान पर हेक्टर मुनरो के अधीन अंग्रेज सेना को बुरी तरह परास्त कर अर्काट पर कब्जा कर लिया। इस पराजय के बाद सर अल्फ्रेड लायक ने कहा था कि भारत में अंग्रेजों का भाग्य सबसे नीचे पहुंच गया है। वारेन हेस्टिंग ने हैदर अली का सामना करने के लिए हेक्टर मुनरो के स्थान पर वाडिवास के विजेता सर आयरकुट को भेजा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में फ्रांसीसियों ने हैदर अली का साथ दिया। हैदर अली की सहायता के लिए एडमिरल सफरिन को फ्रांस से भेजा गया था। फ्रांसीसी जनरल बुस्सी ने हैदर अली की सहायता के लिए 300 सैनिक भेजे थे। सर आयरकुट ने हैदर अली को टोटोनोवा, पोलीलूर तथा सेलिंगपुर जून 1781 सितंबर 1781 तक के स्थान पर परास्त किया। 1782 में हैदर अली ने पुनः अंग्रेजों को परास्त किया, किंतु युद्ध क्षेत्र में घायल हो जाने के कारण 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो गई।
जबकि हैदर अली का पुत्र टीपू सुल्तान थे। उसके बाद टीपू सुल्तान के मृत्यु के बाद हैदर अली के मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध जारी रखा। टीपू ने ब्रिगेडियर मैथ्यू तथा उसके आदमियों को बंदी बना लिया। ब्रिगेडियर मैथ्यूज को बंबई सरकार ने सर्वोच्च कमान पर नियुक्त किया था। इसी बीच यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच वर्साय की संधि 1783 हो गई तथा अमेरिका युद्ध समाप्त हो गया। लॉर्ड मैकार्टिनी, जो मद्रास का गवर्नर था, ने टीपू संधि का प्रस्ताव भेजा। दोनों के बीच मार्च 1784 में मंगलोर की संधि हुई, जिसके अंतर्गत दोनों एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश वापस कर दिए तथा बंदियों को मुक्त कर दिया। मंगलोर की संधि से असंतुष्ट होकर वारेन हेस्टिंग ने कहा कि यह लॉर्ड मैकार्टिनी कैसा आदमी है, मैं अभी भी विश्वास करता हूं कि यह संधि के बाद भी कर्नाटक को खो देगा। अब हम जिक्र करेंगे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तीसरे युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 था। लॉर्ड कॉर्नवालिस को पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत रेखांकित शांति स्थापना तथा शासन के पुनर्गठन हेतु गवर्नर जनरल नियुक्त कर भारत भेजा गया था। यद्यपि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम में स्पष्ट कर दिया गया कि कंपनी कोई नया प्रदेश जीतने का प्रयत्न नहीं करेगी, फिर भी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने निजाम तथा मराठों की टीपू विरोधी भावनाओं से प्रेरित होकर 1790 में टीपू के विरुद्ध त्रिदलीय संगठन रची। टीपू सुल्तान द्वारा इंग्लैंड के विरुद्ध फ्रांस के साथ साठगांठ करने तथा इंग्लैंड के मित्र त्रावणकोर के राजा पर आक्रमण करना तृतीय युद्ध का मुख्य कारण बना। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेज निजाम एवं मराठों ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध एक त्रिगुट संधि की। इस संधि के अनुसार निजाम तथा मराठों ने अपनी सैनिक टुकड़ियों के साथ अंग्रेजों को सहायता करने का वायदा किया। अंग्रेज ने युद्ध की उपलब्धियों को तीनों में बांटने का आश्वासन दिया। समझौता करने के बाद अंग्रेजों ने चारों ओर से मैसूर राज्य पर आक्रमण किया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान पर पहली चढ़ाई 1790 में मेजर जनरल मेडोज के नेतृत्व में, जो असफल रहा। मेडोज मद्रास लौट गया। इस असफलता के बाद कॉर्नवालिस ने सेना की बागडोर अपने हाथ ले ली। 12 दिसंबर 1790 को वो कलकत्ता से मद्रास के लिए रवाना हुआ। निजाम और मराठा सेनाएं भी अंग्रेजों की सहायता के लिए पहुंच गई। कॉर्नवालिस के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने मैंगलोर पर अधिकार कर लिया। मैंगलोर को जीतने के बाद कॉर्नवालिस ने मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण किया। टीपू सुल्तान ने संधि के लिए दूत भेजा, किंतु कॉर्नवालिस ने संधि से इनकार कर दिया। कॉर्नवालिस की आज्ञा से जनरल मेडोज ने सोमरपीट के प्रसिद्ध बुर्ज पर आक्रमण किया, किंतु असफल रहा। सोमरपीट का प्रसिद्ध बुर्ज श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग के किले की नाक थी। जनरल मेडोज की हार के बाद कॉर्नवालिस ने टीपू के साथ संधि करने की इच्छा प्रकट की। दोनों पक्ष संधि के लिए सहमत हो गए। मार्च 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, जिसके अंतर्गत टीपू को अपने आधे राज्य से हाथ धोना पड़ा। कृष्ण से लेकर पेन्नार नदी के आगे तक विस्तृत भाग निजाम को दे दिया गया। तुंगभद्रा नदी तक विस्तृत भाग मराठों को दिया गया। अंग्रेजों को पश्चिम में मालाबार एवं कुर्ग के राज्य पर सर्वोच्च सत्ता, दक्षिण में डीडीगुल और आसपास के जिले तथा पूर्व में बारामहल जिले मिले। टीपू को 30 लाख पाउंड से अधिक का हर्जाना देना पड़ा। धन तत्काल अदा न कर पाने करना अपने दोनों पुत्रों को कॉर्नवालिस के पास बंधक के रूप में रखना पड़ा। इस संधि के बाद कॉर्नवालिस ने ढंढस को पत्र लिखा था कि हमने युद्ध को इतनी लाभदायक शर्तों पर समाप्त किया है कि जितनी कोई आशा नहीं कर सकता। हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना ही अपने शत्रुओं को कुचल दिया। अब हम चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का जिक्र करेंगे, जहां फ्रांसीसी क्रांति ने टीपू के अंदर नई आशा का संचार किया। वह स्वयं फ्रांस के जैकोबिन क्लब का सदस्य बन गया। अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में फ्रांसीसियों को स्वतंत्रता वृक्ष लगाने की अनुमति दी तथा अपनी सेना को यूरोपीय ढंग से
प्रशिक्षित किया। 1798 में अंग्रेजों के विरुद्ध टीपू को सहायता देने के लिए कुछ फ्रांसीसी मैंगलोर है। टीपू ने अंग्रेजों से मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लेने का प्रयास किया। उसने नेपोलियन के साथ पत्र व्यवहार किया तथा अरब देश काबुल, कुस्तुतुनिया, बसई, मॉरिशस में अपना दूत भेजा। ऑल ऑफ फ्रांस द्वीप के फ्रांसीसी गवर्नर मोसिएल्ला मार्लार्ती ने टीपू के दूतों और प्रस्ताव का स्वागत किया। लॉर्ड वेलेस्ली ने इन सब खतरों को देखकर अपनी सैनिक तैयारी आरंभ कर दी। चतुर्थ अंग्ल मैसूर युद्ध के समस्त भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1850 था। युद्ध की तैयारी करने के बाद लॉर्ड वेलेस्ली ने 1799 में टीपू के पास सहायक संधि का प्रस्ताव भेजा, किंतु टीपू ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। वेलेस्ली ने 22 फरवरी 1799 टीपू के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। यहाँ पर हम देखते हैं कि मराठों से टीपू के विरुद्ध संधि वेलेस्ली ने निजाम से की। मराठों और निजाम से वेलेस्ली ने संधि की। निजाम ने सहायक संधि स्वीकार कर अंग्रेजों का साथ देने का वचन दिया। फरवरी 1799 में टीपू पर चारों ओर से आक्रमण किया गया। इस निर्णायक युद्ध में टीपू सुल्तान 5 मार्च 1799 को स्टुअर्ट द्वारा सेदासीर तथा 27 मार्च को जनरल हैरिस द्वारा महाबली में पूर्णतः पराजित हुआ। इस युद्ध के द्वारा 4 मई 1799 को अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। टीपू सुल्तान अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करता हुआ मारा गया। टीपू सुल्तान की पराजय का मुख्य कारण उसके उच्च अधिकारियों द्वारा विश्वासघात भी था, जिसमें पूर्णिया, कमरुद्दीन और मीर सादिक प्रमुख थे। पूर्णिया तथा कमरुद्दीन टीपू की सेना के संचालक थे। मीर सादिक वित्त मंत्री तथा सलाहकार थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि मैसूर को जीतने की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने वेलेस्ली को मैक्सिस की उपाधि प्रदान की। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात वेलेस्ली ने दक्षिण कर्नाटक, दक्षिणी पूर्वी प्रदेश में वयनाड, कोयम्बटूर, दारूपुरम और श्रीरंगपट्टनम को अपने क्षेत्र में मिला लिया। कुशासन के कारण 1831 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैसूर को कंपनी के सीधे शासन में ले लिया। 1821 तक शासित होता रहा। लॉर्ड रिपन ने अपने शासनकाल 1880 से 84 में पुनः मैसूर को राज परिवार को शासनारूढ़ कर दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि टीपू सुल्तान की भी कार्य अवधि बहुत ही महत्वपूर्ण रही तथा अन्य राज्य के बारे में हम ज़्यादा जिक्र करना नहीं चाहते हैं, जो कि हैदराबाद, अवध और कर्नाटक है।